हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 5 इकोनॉमिक एनालिसिस। इसकी एग्जाम में वेटेज 10 मार्क्स की है और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आप इजीली अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि अगर किसी चीज की कमी है तो उस टाइम पर पीपल उस चीज को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या चॉइस करते हैं और उस चीज का क्या इम्पैक्ट आता है इंडिविजुअल लेवल पर और सोसाइटी लेवल पर। इन्हीं दो इम्पैक्ट को जज करने के लिए इकोनॉमिक्स में मेजरली दो टाइप होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इंडिविजुअल लेवल का इम्पैक्ट देख रहे हो कि एक इंडिविजुअल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक फर्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसे बोल देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आप देख रहे हो कि एज ए सोसाइटी ओवरऑल इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसे बोल देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस पर डील करती है कि कंज्यूमर की डिमांड और प्रोडक्ट की सप्लाई, इसके बेसिस पर प्राइसेस कैसे डिसाइड होंगे। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है कि जिसको जो प्रोड्यूस करना है, जिसको जो कंज्यूम करना है वो करे, और डिमांड और सप्लाई गवर्न करेंगे कि उस चीज का प्राइस कैसा रहेगा। और वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड, ओवरऑल चीजों की मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है उस पर बात करेगा। ये मेजर फैक्टर्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन लेवल्स क्या है, इन सब बड़ी बड़ी चीजों पर बात करेगा। और मेजरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें किस चीज से इफेक्ट होती हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है और सेंट्रल बैंक आरबीआई की पॉलिसी कैसी है। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसे बोल देते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाता है उसे बोल देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस चैप्टर में हमारा मेजर फोकस मैक्रो इकोनॉमिक्स पर रहेगा और वे सारे वेरिएबल्स जो मैक्रो इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं उन पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारे वेरिएबल्स आते हैं जैसे नेशनल इनकम, लोगों की कमाई कितनी है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लोग ज्यादा सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कैसी है और इंटरेस्ट रेट उसको कैसे कंट्रोल करता है, फिर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, फिर एफडीआई और एफपीआई यानी कि विदेश से पैसा कैसे आ रहा है, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, फिजिकल पॉलिसीज, आरबीआई की पॉलिसीज क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है और ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं, फिर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट आता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। इन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है नेशनल इनकम, कि लोगों की कमाई कितनी है। इसको मेजरली तीन मेथड से मेजर किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या है कि कितना प्रोड्यूस हुआ, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। एक पीरियड लिया, जैसे एक साल का ले लिया, इस टाइम में कंट्री में कितने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए, उनकी जो भी मनी वैल्यू है वो हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड। इससे जो इनकम आएगी वो प्रोडक्ट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम आ रही है। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये गुड ऐसे होते हैं जो कि फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करता है। जैसे अगर मैं ब्रेड का एग्जांपल लूं, ब्रेड आप कंज्यूम कर रहे हो तो ये क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है, शुगर लग रही है या फिर आटा लग रहा है, वो आपके क्या हो गए, इंटरमीडिएरी गुड, ऐसे गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेसेस में यूज होंगे। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, सेम गुड इंटरमीडिएरी गुड भी हो सकता है और सेम गुड फाइनल गुड भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आटे की बात करूं, अगर वो ब्रेड बनाने के लिए यूज हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। अगर आप उसे डायरेक्ट रोटी बनाने के लिए यूज कर रहे हो तो वो आपका फाइनल गुड हो गया, कि डायरेक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो तो फाइनल गुड हो गया। अगर किसी और चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसे यूज कर रहे हो तो आपका इंटरमीडिएट गुड में आ जाएगा। तो जो भी फाइनल गुड्स जिन्हें कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उनकी जो भी कंबाइंड वैल्यू होगी, अगर हम इस मेथड से इनकम निकाल रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट मेथड हो गया, और इसके थ्रू हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि अगर हम लोगों की एक्चुअल इनकम निकाल लें कि लोग कमा कितना रहे हैं और उनको कंबाइन कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकम मेथड। इसमें मेजरली हम चार टाइप के लोगों को कंसिडर करते हैं। एम्प्लॉइज, जो लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसके बदले उन्हें सैलरी मिलती है। फिर सेकंड आते हैं आपके प्रोफेशनल्स, जैसे सीए हो गए, लॉयर्स हो गए, जो कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करके बैठे हैं और बिजनेस से कमाई कर रहे हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टर, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हम क्या हो गए, इन्वेस्टर्स। हमें जो भी हमने पैसा लगाया, एक तो उस पर रिटर्न आएगा, जैसे स्टॉक मार्केट में लगाया उस पर रिटर्न आएगा, या फिर हमने कहीं पर प्रॉपर्टी ली उसको रेंट पर दे दिया तो उससे रेंट आएगा, तो हमें प्रॉपर्टी पर रेंट भी मिल सकता है। ये सब हमारी कमाई होगी। जब हम इन्हें कंबाइन कर देंगे तो हमारी एग्रीगेटेड इनकम आ जाएगी, जो कि होगी हमारी नेशनल इनकम, किसके थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू। फिर थर्ड आ जाता है
एक्सपेंडिचर मेथड कि लोग खर्चा कितना कर रहे हैं। इनकम मेथड में था कि लोग कमा कितना रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में कि लोग खर्चा कितना कर रहे हैं। एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स, जो भी लोग खर्चा कर रहे हैं उन सबको कंबाइन कर दो तो उससे भी आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। और मेनली इसमें हम तीन टाइप के लोगों को कंसिडर करते हैं। एक तो इंडिविजुअल्स, मेरे आपके जैसे लोग, फिर कॉर्पोरेट कंपनीज, और फिर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी लोगों की भलाई के लिए स्पेंडिंग करती रहती है ना, कई तरह की स्कीम्स लाती रहती है, तो वो सब भी हम कंबाइन करते हैं। तो नेशनल इनकम को मेजरली तीन मेथड से मेजर किया जाता है। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या हुआ कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में। इनकम मेथड क्या हुआ कि लोग कमा कितना रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या हुआ कि लोग खर्च कितना कर रहे हैं। अब नेशनल इनकम का यूज क्या आता है कि हमें ये कैलकुलेट करनी क्यों है। सबसे पहले तो इसके बेसिस पर हम पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑन एवरेज कितना कमा रहा है। जितनी ज्यादा पर कैपिटल इनकम, जितनी ज्यादा एवरेज इनकम होगी एक यूजर की, उतना ही हमारा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, उतनी ही हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। और पर कैपिटा इनकम निकलती कैसे है, जो भी हमारी नेशनल इनकम आई उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, एक पर्सन की एवरेज इनकम आ जाएगी, जिसे हम कह देंगे पर कैपिटा इनकम, कि हर एक पर्सन की इनकम ऑन एवरेज कितनी है। तो ये हमें क्या दिखाती है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ, बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा कैसा रहेगा। फिर सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इकोनॉमी। वैसे जब हमने इनकम मेथड देखा था उसमें हम चार टाइप के लोग देख रहे थे, इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल्स और फिर एंटरप्रेन्योर्स। उनके बीच में डिवीजन कितना है, कौन कितना कमा रहा है। या फिर खर्चे की बात करें तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, गवर्नमेंट, ये था कि इंडिविजुअल्स कितना खर्चा कर रहे हैं, कंपनीज कितना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। अलग अलग पार्टिसिपेंट की इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं। जैसे अगर प्रोडक्ट मेथड की बात करें जिसमें हम कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंबाइन करके नेशनल इनकम निकालते थे, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है सपोर्ट टू फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है, आरबीआई को पॉलिसी बनानी है, उसमें ये डेटा हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमने पहले ही देखा था सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीजें है। आपने अपना पैसा बैंक अकाउंट में रख रखा है तो आपकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। अगर आप उसको कहीं पर लगा रहे हो जिससे आपको कुछ रिटर्न आने की उम्मीद है तो आपकी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। जैसे आपने उसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया, उसमें आपके शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, उससे आपको रिटर्न आ रहा है, तो आपकी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो भी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो यहाँ पर इस सेक्शन में हमें क्या दिया है कि सेविंग्स को मेनली तीन टाइप में डिवाइड किया है। जैसे तो इंडिविजुअल लोग सेव करते हैं, मेरे आपके जैसे लोग सेव करते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, पर्सनल सेविंग्स, वो हमारी पर्सनल सेविंग्स है। फिर कंपनी जो सेव करती है वो कॉर्पोरेट सेविंग्स हो गई, और जो गवर्नमेंट सेव करती है वो हो गई पब्लिक सेविंग। और पर्सनल और कॉर्पोरेट यानी कि इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट, इनकी सेविंग को मिला के प्राइवेट सेविंग भी बोला जाता है। गवर्नमेंट का मेन एम क्या रहता है जब भी वो पॉलिसी बनाती है कि लोग सेविंग कम करें और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा हो, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। जो भी जनरल गुड्स और सर्विसेज है उनके प्राइस में जो रेगुलर टाइम के साथ इंक्रीज आ रहा है उसे बोल देते हैं हम इन्फ्लेशन। इससे होता क्या है, हमारी मनी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है। यानी कि आज की डेट में मैं 100 रुपए से जो चीज खरीद सकता हूँ वो एक दो साल बाद सेम चीज मैं 100 रुपए में नहीं खरीद पाऊंगा, मुझे उसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चीजों के दाम रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं। अब इन्फ्लेशन दो वजह से हो सकती है। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि जो प्रोडक्ट है अचानक से लोगों में उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। जैसा अगर कोरोना के टाइम पर बात करें, सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड एकदम से ज्यादा बढ़ गई थी, तो उनके प्राइसेस भी काफी बढ़ गए थे। तो किसी चीज की अगर डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, उसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा होता है, तो उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड आता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कि जो चीज प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है, रॉ मटेरियल, उन्हीं चीजों के दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। अब कॉस्ट बढ़ गई तो उन्हें हाई में सेल करना पड़ेगा ताकि उनका कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी रहे, तो इसे बोल देते हैं कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। जैसा अगर मान लो ब्रेड बनानी है, उसके लिए जो आटा लग रहा है, चीनी लग रहा है, अगर उनके दाम इंक्रीज हो गए तो ऑटोमेटिकली ब्रेड के दाम भी इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर पेंट बनाना है, जो भी उसके रॉ मटेरियल्स है, अगर उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली पेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इस वजह से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो उसे बोल देते हैं कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मेजरली दो इंडेक्स होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके प्राइसेस को ट्रैक करता है, होलसेल के प्राइसेस। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके प्राइसेस को ट्रैक करता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स। इसको आप इस तरह से समझो कि कोई एक बड़ा सारा डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि दुकानों को अपना माल सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या हो गया, होलसेल में माल बेच रहा है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में माल बेच रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हो गया कि मैं आज दुकान पर एक टूथपेस्ट लेने गया, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, रिटेल, कि मैं कम क्वांटिटी में सामान को खरीद रहा हूँ, उसके प्राइसेस में कैसा इंक्रीज आ रहा है।
तो वो हो गया हमारा रिटेल। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइसेस को और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल प्राइसेस को ट्रैक करता है। अब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो अभी कंट्री में इन्फ्लेशन काफी हाई चल रही है, चीजों के दाम काफी हाई चल रहे हैं और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी। जैसे मान लो अभी बैंक में सेविंग्स पर आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको इंक्रीज करके 5% कर देगी, इंक्रीज हो गया। तो इससे आपको क्या लगेगा कि मैं ज्यादा सेव कर लेता हूँ, मैं स्पेंड कम करता हूँ, मैं बैंक में ज्यादा पैसा डाल देता हूँ, मुझे इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल रहा है। तो लोग ज्यादा सेव करेंगे, स्पेंड कम करेंगे। अब स्पेंड कम करेंगे तो क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, चीजों के प्राइसेस नीचे आएंगे, क्योंकि चीजों के प्राइसेस डिमांड पर भी डिपेंड करते हैं। तो अगर डिमांड कम होगी तो प्राइसेस भी कम होंगे, जिससे कि हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। सिमिलरली अगर मान लो इन्फ्लेशन कम चल रही है, तो सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देगी, ताकि पीपल सेव कम करे, इन्वेस्ट ज्यादा करे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो और चीजों की डिमांड बढ़े। अब डिमांड बढ़ेगी तो इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा, चीजों के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, इंटरेस्ट रेट गिरेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा, उन्हें नौकरी मिल नहीं रही, तो उसे बोल देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और इसको परसेंटेज टर्म में मेजर किया जाता है। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, यानी कि चीजें कम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कम प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा, जॉब्स भी कम क्रिएट होगी, जॉब्स कम क्रिएट होगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार रहेंगे। अब इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, यानी कि इकोनॉमी ग्रो रही है, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां सेटअप हो रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगी, तो उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करता है, यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है और कम ही लोग बेरोजगार रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एफडीआई एंड एफपीआई। अब अगर किसी फॉरेन के व्यक्ति को पैसा लगाना है, इंडिया में पैसा लगाना है, तो मेजरली दो तरीके से लगा सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कि वो इंडिया में आकर कोई बिजनेस शुरू कर दे, कोई फैक्ट्री डाल दे, कोई कंपनी शुरू कर दे, तो वो क्या हो गया, कि उसने डायरेक्टली यहाँ पर आकर इन्वेस्ट किया है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, कि उसने इंडिया में किसी कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, जैसे रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो वो क्या होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो भी इक्विटी हो गई, बॉन्ड्स हो गए, उनमें वो आकर इन्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। डायरेक्ट में क्या हुआ, कि नया बिजनेस सेटअप कर रहा है। पोर्टफोलियो में क्या हुआ, कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, इक्विटी या बॉन्ड है, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिकली पैसिव होती है और जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि हमें अपने मोबाइल खोलना है, ऐप में कुछ दो चार क्लिक करने हैं और हम शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, कंपनी हमारी थोड़ी है, हमने तो बस उसके स्टॉक खरीद रखे हैं, तो हम इसमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। और इस इन्वेस्टमेंट को हॉट मनी भी बोला जाता है, यानी कि दो चार क्लिक करेंगे और पैसा वापस ले लेंगे, तो कभी भी पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंडिया में आकर बिजनेस सेटअप कर दिया, उसको वाइंड अप करना है, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, इजी थोड़ी है कंपनी को बंद करना। तो इसमें क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म होती है और जनरली लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। और इसमें क्योंकि आप कंपनी सेटअप कर रहे हो, आप कंपनी के ओनर हो, तो मैनेजमेंट में भी आपका पार्टिसिपेशन रहता है। इसकी एडवांटेज ही क्या होगी, कोई कंपनी आएगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, टेक्नोलॉजी भी नई नई आ सकती है, फॉरेन की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ सकती है, न्यू मैनेजमेंट आएगी और न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर होंगे। तो सारे देश चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई है हमारे देश में, एफपीआई कम आए और एफडीआई ज्यादा आए। अब जो गवर्नमेंट है उसका मेजर काम क्या है, लोगों की भलाई के लिए काम करना। तो वो लोगों की भलाई के लिए कुछ खर्चे भी करेगी, खर्चा करने के लिए उसे पैसा भी चाहिए, तो वो कुछ इनकम भी अर्न करेगी। तो इसी से रिलेटेड पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट इनकम कैसे अर्न करेगी और कहाँ कहाँ पर खर्चा करेगी, उसी को क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट के मेजर रिवेन्यू सोर्सेज, कि उसे इनकम या फिर पैसा कहाँ से आएगा, वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर हो गया, आपका कोल इंडिया हो गया, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होती है। तो वो कंपनी अपना बिजनेस करती है, उससे जो प्रॉफिट कमाती है वो गवर्नमेंट को जाता है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो टैक्सेशन के थ्रू उसको पैसा आता है। फिर गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दे रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा उससे इनकम होगी। फिर अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, उससे जो डिविडेंड आ रहा है, तो उसे डिविडेंड इनकम भी होगी। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट पैसा उधार भी ले सकती है, बोरो भी कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, कंपनीज है, उनको बेचकर भी पैसा उठा सकती है। ये गवर्नमेंट के मेजर रिवेन्यू सोर्सेज रहते हैं, जहां से उसे पैसा आएगा। पैसा आ गया, गवर्नमेंट उसे खर्चा कहां पर करेगी,
लोगों की भलाई के लिए करेगी, जैसे उनको एजुकेट करने के लिए एजुकेशन पर खर्च करेगी, मेडिकल फील्ड में हेल्थ केयर पर करेगी, फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है पुलिस और मिलिट्री पर करेगी, फिर जो भी इसके अलावा लोगों की भलाई करनी है वेलफेयर बेनिफिट्स उस काम के लिए करेगी। और फिर अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है, विदेशों से लोन ले रखा है, लोगों से लोन ले रखा है, कंपनी से लोन ले रखा है, उस पर उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो उसमें इंटरेस्ट के लिए पैसे को खर्च करेगी। तो अब गवर्नमेंट की कुछ इनकम भी हो रही है और कुछ खर्चा भी हो रहा है। तो इनकम ज्यादा भी हो सकती है खर्चे से, या फिर खर्चा ज्यादा हो सकता है इनकम से। उस केस में क्या होगा, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, यानी कि हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसे बोल देते हैं फिस्कल डेफिसिट, हमारे पास पैसे की कमी हो रही है। फिस्कल सरप्लस में क्या होगा कि हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। अब जब भी आपके पास फिस्कल डेफिसिट होगा, यानी कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, इनकम कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बोरो करना पड़ेगा। तो उससे आपकी नेशनल करेंसी वीकन होगी। अब जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी स्टांसेस हैं, उन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है: न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है उसे उतनी इनकम आ रही है कि जो इनकम आई उसे स्पेंड कर दिया, तो जो भी अभी पॉलिसी चल रही है उसमें हम कोई मेजर चेंजेस नहीं करेंगे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि हम इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। अभी इकोनॉमी स्लो डाउन में है, हमें इसे ग्रो करना है, तो हम खर्चा ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे, हमारी इनकम खर्चे से कम रहेगी। हम उसकी फंडिंग चाहे बोरो करके करें या फिर असेट्स को बेचकर करें, हम खर्चा ज्यादा करेंगे, हमारी इनकम अभी कम है। जनरली इसका मेजर एम क्या होता है, इकोनॉमी को बूस्ट करना, कि अभी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या फिर स्लो डाउन चल रहा है, हमें इसको ठीक करना है, हमें इकोनॉमी को बूम करना है। तो उस टाइम पर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि हम स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे हमारी इनकम के कंपैरिजन में। थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी का अपोजिट, कि हम स्पेंडिंग कम करेंगे हमारी इनकम से, हम थोड़ा सा पैसे को सेव करेंगे, और जो पैसा हम सेव करेंगे उसको हम हमारी उधारी चुकाने के लिए या फिर नई एसेट्स को एक्वायर करने के लिए यूज करेंगे। अब फिस्कल पॉलिसी किसकी थी, गवर्नमेंट की थी। इसी तरह से जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। मेजर एम इनका क्या होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करना। आरबीआई के भी मल्टीपल स्टांस हो सकते हैं, जैसे एक्सपेंशनरी स्टांस भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई का एम होता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, और जनरली कैसे करती है, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करके। क्योंकि एक तो जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही ज्यादा लोग कम सेव करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। सेकंड, लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, तो लोग लोन लेकर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे, तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। इसका मेन एम क्या होता है, इकोनॉमी को ग्रो कराना। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसका अपोजिट, कि हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, इसके लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। और मेजर एम इसका क्या होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हीट अप हो गई है, प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो उसको कूल डाउन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना। अब आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स रहते हैं जिनकी हेल्प से वो इन सारी चीजों को अचीव करती है। यहाँ पर हम मेनली चार चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रेपो रेट। हमारा एक सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, और हमारे एचडीएफसी, कोटक, अलग अलग बैंक्स भी होते हैं। तो ये बैंक आपस में एक दूसरे से पैसा ले सकते हैं, एक दूसरे को लोन पर पैसा दे सकते हैं। तो रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक नॉर्मल कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, आरबीआई एचडीएफसी को जिस रेट पर पैसा देगा वो हो गया रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, इसका उल्टा, एचडीएफसी आरबीआई को जिस रेट पर पैसा देगा वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। रेट्स एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को जिस रेट पर पैसा देंगे वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। थर्ड आता है कैश रिजर्व रेशो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा है उसका कुछ पोर्शन उन्हें आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ेगा, जिस पर उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मल रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि नॉर्मल कमर्शियल बैंक एचडीएफसी आरबीआई को लोन पर पैसा दे रहा है, लेकिन कैश रिजर्व रेशो में क्या है कि एचडीएफसी के पास जितना भी पैसा है उसका एक पोर्शन उसे सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ेगा, जिस पर उसे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो क्या है कि जितना पैसा बैंक के पास जमा है उसका कुछ पोर्शन उसे कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज हो गई, उस फॉर्म में रखना पड़ेगा। इसका एम क्या होता है कि अचानक से पैसे की रिक्वायरमेंट आए तो जल्दी से इन चीजों को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे प्रॉपर्टी हो गई, उसको बेचने में तो टाइम लग जाएगा, तो आपकी कैश इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन गोल्ड हो गया उसको आप इजीली बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जितना भी आपके बैंक के पास पैसा है उसका कुछ पोर्शन ऑफ असेट
आपको एज ए कैश इक्विवेलेंट की तरह रखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो SLR। फिर नेक्स्ट आती है बात इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट तो आपका क्या हो गया, जैसे एक यूएसडी की आज की डेट में क्या वैल्यू है INR के रिस्पेक्ट में, वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी। एक करेंसी की दूसरी करेंसी में क्या वैल्यू है, जैसे अभी यूएसडी INR का रेट अप्रोक्सीमेटली 85-86 के राउंड चल रहा है, यानी कि एक US डॉलर अप्रोक्सीमेटली 85 रुपीज के इक्वल है। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जैसे हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं सामान को, उसी तरह से एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड कर सकती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या हुआ, द टोटल ट्रेड दैट कंट्री डज विद ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो बाकी देशों के साथ वो ट्रेड कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, लोन पर पैसा दे रही है, लोन पर पैसा ले रही है, ये सारा जो ट्रेड है इसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। और इसको मेजर कैसे किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें कि आपकी सारी ट्रांजैक्शन आ जाती है। एक कंट्री जो भी बाकी सारी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, वो सारी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाती है। मेजरली इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपका क्या रहता है, जो भी सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन आपकी करंट अकाउंट में रहेगी। और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो, आप दूसरे देशों से ज्यादा सामान ला रहे हो, वहां से ज्यादा खरीद रहे हो, तो आपका डेफिसिट आएगा, क्योंकि सामान को खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि आपका ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, यानी कि आप सामान ज्यादा बाहर बेच रहे हो, तो पैसा आपके पास ज्यादा आ रहा है, तो उसे बोल देते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया, कि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो डेफिसिट, अगर इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हो गया सरप्लस। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में किस टाइप की ट्रांजेक्शन रहती है, जो भी आपका कैपिटल फ्लोज आ रहे हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है, या फिर आप लोन दे रहे हो या फिर लोन ले रहे हो, कोई ग्रांट दे रहे हो, कोई ग्रांट मिल रही है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन आपकी कैपिटल अकाउंट में आती है। अगेन कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट कब होगा, जब आपका आउटफ्लो ज्यादा होगा इनफ्लो से, और सरप्लस कब होगा, जब आपका इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो से। अब इन दोनों अकाउंट को मिलाकर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। तो अगर आपका एक अकाउंट डेफिसिट में है तो दूसरा अकाउंट सरप्लस में होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा डेफिसिट में ना जाओ। अदरवाइज आपको अपने जो भी फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं उनको खाली करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, कि आप प्रोड्यूस कहीं पर करो, उसको कहीं पर बेचो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ हमें उसे यहीं पर कंज्यूम करना है। हम यहाँ पर प्रोड्यूस करें, उसको यूएस में जाकर बेच दें, या फिर हम यूएस से खरीदें और यहाँ पर लाकर कंज्यूम कर दें। हम कहीं पर भी प्रोड्यूस करें, कहीं पर भी बेचें, कहीं पर भी कंज्यूम करें, तो उसे बोल देते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस में क्या आता है, एक तो आपको बेस्ट अलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज मिलती है। आपके लिए पूरा वर्ल्ड खुल गया है, जहां से भी आपको अच्छा टैलेंट मिल रहा है आप वहां से उसे एक्वायर कर सकते हो। फिर किसी और देश में मान लो कोई अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी हो रही है, तो उसको आप अपने देश में ला सकते हो, या फिर उस प्रोडक्ट को वहां से प्रोक्योर कर सकते हो। तो एक्सपोजर टू न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मिलता है। फिर आपको, क्योंकि अब ग्लोबल कंपटीशन होगा, कंपटीशन का फायदा क्या होता है, चीजों के प्राइसेस कम रहते हैं, तो आपको कम दाम में चीजें इजीली मिल जाती है। फिर आप फॉरेन कल्चर से भी फेमिलियर हो जाते हो, कि वहां पर लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। इससे क्या होता है, कि जो रिच है वो तो इजीली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकता है, तो जो रिच है वो और रिच होते जाते हैं, जो गरीब है वो इन चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो और गरीब होते जाते हैं। इंक्रीज द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर। फिर सेकंड क्या होता है, कि अब कोई कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड से टैलेंट ले सकती है, तो वो क्या करेगी, अच्छा अच्छा टैलेंट लेगी। तो जो लेस कॉम्पिटेंट पीपल है उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती, उनको जॉब गेट करने में काफी दिक्कत आती है। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम क्या होती है, कि अगर मान लो किसी एक कंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, किसी एक कंट्री में वॉर चल रही है, तो बाकी देशों को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि कोई चीज वहां से ट्रेड हो रही थी, कोई इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हो रहा था, तो वो इफेक्ट हो जाएगा, तो बाकी देशों को भी इफेक्ट करता है। ए प्रॉब्लम इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो 2008 में यूएस में क्रेडिट क्राइसिस आया था, लेकिन सारे के सारे देशों पर इसका इफेक्ट पड़ा था। फिर आपके आते हैं इकोनॉमिक ट्रेंड्स। मेजरली तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। सेक्युलर, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी कि ये चेंज परमानेंट आ रहा है। फिर आते हैं आपके साइक्लिकल, जो कि टेम्परेरी होते हैं, अप डाउन, कभी ये ट्रेंड आएगा, कभी चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, तो ये टेम्परेरी होता है। फिर होते हैं सीजनल ट्रेंड्स, कि ये सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं और इन्हें प्रेडिक्ट करना काफी ईजी रहता है।
जैसे दिवाली के टाइम पर पटाखों की सेल बढ़ जाएगी। तो जो आपके सेक्युलर ट्रेंड होते हैं, जो कि परमानेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उनका मेन रीजन क्या होता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया या फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंस में चेंज आ गया। जैसे पहले क्या होता था, फिल्म रोल्स बनती थी, लेकिन फिर डिजिटल कैमरा आ गए, तो डिजिटल कैमरा ने उन्हें पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। फिर मोबाइल कैमरा आ गए, मोबाइल के कैमरास बेटर होने लगे। जो एंट्री लेवल यानी कि कम प्राइस के डिजिटल कैमरा थे, अब उन्हें कोई नहीं खरीदता, क्योंकि मोबाइल में ही उतने लेवल के कैमरास आ गए हैं। केवल जो हाई एंड यानी कि महंगे डिजिटल कैमरा है, उन्हें ही लोग खरीदते हैं। और सिमिलरली अगर हम अभी देखें, तो पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका चलन ज्यादा बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे गांवों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो जो शहरों के लोगों का कंजप्शन था, पिज्जा बर्गर, इन सब का कंजप्शन ज्यादा बढ़ रहा है। तो सेक्युलर ट्रेंड में क्या आता है कि ऐसे ट्रेंड जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया या फिर कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज आ गया, जिसकी वजह से वो एक प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरी प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस पर शिफ्ट कर जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं साइक्लिकल ट्रेंड्स, जिनको हम डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। मेजरली ये क्या होते हैं, साइकिल, कि कभी ये ट्रेंड आया चला गया, कभी आया कभी चला गया, इस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन इनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब ये ट्रेंड आएगा, कब ये चला जाएगा। तो ये मेजरली नॉन प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद रिवर्स करते हैं। लेकिन ये टाइम कितना होगा, ये हम नहीं कह सकते। मेजरली इनमें 3 टाइप की साइकिल रहते हैं, इकोनॉमिक साइकिल, कमोडिटी साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड टाइप क्या आते हैं आपके, सीजनल ट्रेंड्स, जो कि काफी प्रेडिक्टेबल है। जैसे मैंने बताया कि दिवाली के टाइम पर पटाखों की सेल बढ़ जाएगी, होली के टाइम पर कलर्स की सेल बढ़ जाएगी। या फिर अगर हम एग्रीकल्चर का एग्जांपल देखें, तो जिस टाइम पर हार्वेस्ट पीरियड होता है, यानी कि फसल आने वाली होती है, तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमारी इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है, इसका मीनिंग है कि इकोनॉमी एक्सपेंड भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट करता है। इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, फिर पीक आएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगी, फिर रिसेशन आएगा, फिर डाउनफॉल आएगा, फिर से वो रिकवर करना शुरू करेगी। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। हमारा एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये रिपीट होती रहेगी। एक्सपेंशन के टाइम पर क्या होता है, हमारी जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, एक्सपेंड कर रही होती है, उस टाइम पर क्या होता है, लोगों के इनकम लेवल हाई होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं और कंजप्शन हाई रहता है। और इस टाइम पर जनरली इंटरेस्ट रेट लो रहती है, यानी कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो भी स्पेंडिंग को एनकरेज करती है कि ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्ट करो, सेव कम से कम करो। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कंजप्शन बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, कंजप्शन बढ़ती जा रही है, उस वजह से चीजों के दाम भी बढ़ते जाते हैं, तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है तो क्या होगा, लोग एक टाइम तक तो खरीदेंगे, उसके बाद उन्हें लगेगा कि चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए, अब हम खरीदना थोड़ा सा कम करते हैं। हमारी स्लो डाउन फेज शुरू होती है। हमारे इस टाइम पर प्राइसेस बहुत हाई हो चुके होते हैं, इंटरेस्ट रेट भी हाई हो चुकी होती है, जिसकी वजह से लोग कंज्यूम करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। स्लो डाउन आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, रिसेशन आता है। अब लोगों ने कंज्यूम करना कम कर दिया, प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा, यानी कि फैक्ट्रियां बंद होने लगेगी, लोगों की जॉब्स जाने लगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगी। अब लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो उनकी इनकम भी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लोग कंजप्शन करना कम कर देंगे, तो रिसेशन का फेज चलेगा। फिर कुछ टाइम तक रिसेशन के रहने के बाद फिर मार्केट में फिर से रिकवरी आएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी, आरबीआई की पॉलिसीज आएंगी, जिससे कि लोग फिर से कंज्यूम करना शुरू करेंगे, फिर से स्पेंड करना शुरू करेंगे, तो हमारा रिकवरी का फेज आएगा। उसमें क्या होगा, आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, चीजों के प्राइसेस कम होंगे, जिससे कि कंजप्शन इंक्रीज होना शुरू होगा। फिर अगेन हमारा बूम आएगा, फिर हमारा स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आएगा, रिकवरी आएगी, ये साइकिल चलती रहेगी। फिर कमोडिटी साइकिल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं, वो भी इकोनॉमी साइकिल को फॉलो करते हैं। वो भी कभी अप जाते हैं, कभी डाउन आते हैं, कभी अप जाते हैं, डाउन आते हैं। जनरली ये इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो करते हैं, यानी कि जब एक्सपेंड हो रहा होता है, उस टाइम पे प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा होता है, डिमांड बढ़ रही होती है, तो चीजों के प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। फिर जब रिसेशन आता है, डिमांड घटती है, तो चीजों के प्राइसेस कम होना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में कमोडिटी साइकिल इंडिपेंडेंट भी रहते हैं इकोनॉमिक साइकिल के, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है और चीजों के प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, लोगों की डिमांड ज्यादा है, तो उस टाइम पर क्या हो सकता है कि और ज्यादा उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, कुछ और नई कंपनीज आ जाए जो कि सिमिलर चीज को प्रोड्यूस करने लग जाए, जिससे कि जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए सप्लाई आ गई, तो प्राइसेस इंक्रीज ना भी हो। तो जनरली ये इकोनॉमिक साइकिल फॉलो करती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली भी बिहेव कर सकती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंट्री साइकिल। ये कमोडिटी साइकिल के बीच में शॉर्ट साइकिल होती है,
यानी कि किसी टाइम पर किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा, चीजों के प्राइस गिर जाएंगे। या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चीजें कम प्रोड्यूस हुई, यानी कि इन्वेंट्री कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उनके प्राइस राइज कर जाएंगे। अगर इन्वेंट्री ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस फॉल करेंगे। अगर इन्वेंट्री कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस राइज करेंगे। और ये साइकिल चलती रहेगी। मेजरली इन्वेंट्री साइकिल को स्टडी करने का बेनिफिट क्या होता है कि इससे हम नियर टर्म डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं कि नियर टर्म में इसकी डिमांड कैसी रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग कि नियर टर्म में प्राइसेस कैसे रहेंगे उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अब लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट नोट किए हैं कि जो कि एज ए सेपरेट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन वन लाइनर इनमें से एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स बिलीव्ड दैट द गवर्नमेंट कैन चेंज द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाय चेंजिंग एडजस्टिंग टैक्स रेट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कि गवर्नमेंट का एम क्या है, वो एक्सपेंड करना चाहती है इकोनॉमी को या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो वो टैक्स रेट को एडजस्ट करके या फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को चेंज करके उसे कर सकती है। टैक्स रेट को चेंज करने से क्या होगा, गवर्नमेंट की इनकम में चेंज आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, और स्पेंडिंग से भी सेम चीज होगा, हमारे फिजिकल डेफिसिट या फिर सरप्लस होंगे। तो हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी को भी फॉलो कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट आएगा। फिर आता है इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉलिसीज ऑन ए पर्टिकुलर बिजनेस। हमें किसी कंपनी को एनालाइज करना है, उसके लिए हमें इकोनॉमिक एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेगा। जिस बिजनेस को हम एनालाइज कर रहे हैं उसको किस तरह से वो इफेक्ट कर सकता है। फिर थर्ड आता है, आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको डाटा चाहिए होगा। तो आप डाटा कहाँ से ले सकते हो, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट रहती है वहां से ले सकते हो। फिर रेगुलेटर जैसे सेबी हो गया, आरबीआई होगा, इनकी वेबसाइट रहती है वहां से ले सकते हो। फिर इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, आप उन्हें स्टडी कर सकते हो और अपना डेटा बना सकते हो। फिर इकोनॉमिक सर्वे जो कि बजट से एक दिन पहले आता है, आप उसको स्टडी करके भी इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हो कि इकोनॉमी में अभी क्या क्या पॉलिसीज आ रही हैं, उनका क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है। इसके साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, लेकिन कंसेप्चुअल था, यानी कि समझने वाली चीजें ज्यादा थी, रटने वाली चीजें कम थी। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम मेजर्स द नेशनल इनकम एज एन एग्रीगेटेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। ट्रू और फॉल्स। जो इनकम मेथड है जिसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, वो मेजर कैसे करता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है कंट्री में, उसको एग्रीगेट करके। तो ये तो हमारा रोंग है, क्योंकि ये मेथड कौन सा था, प्रोडक्ट मेथड था। इनकम में तो हम लोगों की इनकम देखते थे कि कमाया कितना, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये जो हमें मेथड दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट मेथड की डेफिनेशन दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी। हमने देखा था फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। A government is said to be implementing expansionary fiscal policy when dash spending lower than income, spending equal to income, spending exceeds its income, none of the above। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है, हम स्पेंड ज्यादा करते हैं हमारी इनकम के कंपैरिजन में, ऑप्शन सी, स्पेंडिंग एक्सीड्स इट्स इनकम। इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स देन द कंट्री विल हैव ए कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। ट्रू और फॉल्स। तो जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थे वो किससे रिलेटेड है, करंट अकाउंट से, लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम रिसेशन। रिसेशन से हम रिकवरी की तरफ जाना है, तो कौन से फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लो इंटरेस्ट रेट, लो इन्फ्लेशन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो जब हमें रिकवरी की तरफ आना है तो क्या होना चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे को स्पेंड करें, सेव कम करें, स्पेंड ज्यादा करें। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोग कम सेव करेंगे, इन्फ्लेशन कम होगी, चीजों के प्राइसेस कम होंगे, तो लोग उसे कंज्यूम करेंगे। तो दोनों ही फैक्टर इसमें हमें हेल्प कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी। द जनरल स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय डैश, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंजप्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सारी चीजों से हम इकोनॉमी की जनरल स्टेट को पता कर सकते हैं कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं।
लोगों की पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है? तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डैश कैन रिजल्ट इन रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, इससे फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हो सकता है। ए डिक्रीज इन टैक्स कलेक्शन, एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता था? यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम की कंपैरिजन में, तो किससे हमारी इनकम बढ़ेगी या फिर खर्चा कम होगा, उस चीज से हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो सकता है। ए डिक्रीज इन टैक्स कलेक्शन, टैक्स से हमारी क्या होती थी? इनकम होती थी। अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो हमारी इनकम कम होगी, यानी कि ये तो नहीं है। एंड इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, हमारा ऑलरेडी खर्चा ज्यादा है, हम और ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी ये भी रोंग है। बोथ ऑफ द अबव, तो ये भी रोंग हो गया, यानी कि ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। किसी से भी हमारा फिजिकल डेफिसिट कम नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा। डैश ट्रेंड इज टेम्परेरी बट अनप्रेडिक्टेबल, सीजनल, सेक्युलर, साइक्लिकल, नन ऑफ द अबव। हमने देखा था साइक्लिकल जो ट्रेंड होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवर्स होते हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हम उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टाइम पर क्या आएगा। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स likely to have most influence in the movement of commodity prices in near term, कमोडिटी के प्राइसेस जो नियर टर्म में होंगे उनको कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? इन्वेंट्री साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, मॉनेटरी साइकिल, सेक्युलर ट्रेंड। तो नियर टर्म में कौन इफेक्ट करता है? इन्वेंट्री साइकिल, कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है डिमांड की कंपैरिजन में। स्टडी ऑफ डैश इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड द इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सारे किसके फैक्टर थे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ऑप्शन डी। व्हेन डू बिजनेसेस प्लान टू इंक्रीज कैपेसिटी, बिजनेसेस अपना प्रोडक्शन कब इंक्रीज करते हैं? ड्यूरिंग स्लो डाउन, ड्यूरिंग रिसेशन, ड्यूरिंग बूम, ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो जब बूम आ रहा होता है, जब इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही होती है, ऑप्शन सी, ड्यूरिंग बूम। जनरली ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमीज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डैश, एक्सपेंशन के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या होता है? फॉल, राइजेस, रिमेन कांस्टेंट। जब एक्सपेंड कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी फॉल करती है। हाउ इज पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री कैलकुलेटेड? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम इनटू टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय नेशनल इनकम। हमें पर कैपिटा इनकम, एक पर्सन एवरेज कितना कमा रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? हमारी टोटल इनकम यानी कि नेशनल इनकम कितनी है डिवाइड बाय में कितने लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन, ऑप्शन ए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इज वेलकम्ड बाय ऑल द डेवलपिंग इकोनॉमीज एज इट इज डैश, एफडीआई को सारे देश वेलकम करते हैं, क्यों? ब्रिंग्स इन न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ब्रिंग्स इन न्यू मैनेजरियल स्किल्स, एक्सेस टू ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, बोथ ए एंड बी। तो न्यू प्रोडक्ट और सर्विस तो लाते ही लाते हैं, न्यू मैनेजर स्किल, नई मैनेजमेंट आएगी तो न्यू मैनेजर स्किल को भी लाएंगे। एक्सेस टू ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नहीं न्यू टेक्नोलॉजीज को, तो इसलिए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर डैश, यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, कंज्यूम्ड बाय इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो फाइनल गुड्स क्या होते थे? जो कि फाइनली कंज्यूम हो रहे हैं, ऑप्शन बी, कंज्यूम्ड बाय इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट। जो ये ए है, यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, इसको क्या बोलते थे? इंटरमीडिएरी गुड्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन जनरल कंजप्शन इन द इकोनॉमी एंड कंप्यूट इट्स प्राइसेस बेस्ड ऑन डैश प्राइसेस, रिटेल, होलसेल, बोथ रिटेल एंड होलसेल। तो जो कंज्यूमर वाला था वो किसके बेसिस पर था? रिटेल के बेसिस पर था। जो डब्ल्यूपीआई था वो किसके बेसिस पर था? होलसेल। तो यहाँ पर कंज्यूमर है, ऑप्शन ए, रिटेल। इन्फ्लेशन विल लीड टू डैश इन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, महंगाई में क्या होगा? डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। इन्फ्लेशन, महंगाई से क्या होगा? चीजों के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, ऑप्शन बी। फिजिकल डेफिसिट ऑफ ए कंट्री कैन बी रिड्यूस बाय डैश, रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेल ऑफ एसेट बाय डिसइन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग टैक्स कलेक्शन। फिजिकल डेफिसिट क्या होता था? कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है हमारा इनकम से, तो हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? या तो एक्सपेंडिचर को कम कर दे या इनकम को इंक्रीज कर दे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो हो सकता है, तो ये तो ट्रू है। सेल ऑफ असेट बाय डिसइन्वेस्टमेंट, हम कोई असेट बेचकर पैसा लिया है, इससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी, ये भी सही है। इंक्रीजिंग टैक्स कलेक्शन, टैक्स ज्यादा बढ़ा दे, इससे भी हमारी इनकम बढ़ेगी, तो ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ए बी सी। ए फॉरेन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए कंट्री, दिस इज नोन एज डैश। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्ट किया है,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एड, फॉरेन फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। तो इसे क्या कहते थे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हॉट मनी। इन द रिसर्च ऑफ एन इकोनॉमी, a research analyst would consider which of the following: international trade, exchange rate and trade deficit, monetary policies and their impact on economy, flows from foreign direct investments, all of the above। हमने बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखे थे, तो उनमें ये सारे ही आते थे, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। If the government of a country changes its expansionary fiscal policy to contractionary fiscal policy, the equity markets are likely to go dash up, down, no impact। अगर गवर्नमेंट अभी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पर थी, उसको चेंज करके कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पर चली जाए, तो उसका इक्विटी मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगी या फिर नीचे की तरफ जाएंगी या फिर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।